नमस्कार। भारत के मैदानों का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। भारत के मैदान के अंतर्गत उत्तर भारत के मैदान की आज ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में उत्तर भारत के मैदान की जो पहली क्लास थी उसमें हम लोगों ने उत्तर भारत के मैदान के बनने की जो प्रक्रिया है इस पर चर्चा की थी। इसके अलावा शिवालिक एक जो गिरिपथ प्रदेश है जहाँ से उत्तर भारत का मैदान प्रारंभ होता है, जिसमें भांभर और तराई प्रदेश आते हैं, इसका अध्ययन किया था। इसके अलावा जो गंगा का दोआब क्षेत्र है, जिसे प्रमुखतः दो क्षेत्र बनते हैं, जिसमें बांगर और खादर क्षेत्र आते हैं, इसका अध्ययन किया था। इसके अलावा रेह कल्लर जो कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बनता है, इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। इसके अलावा भुड़ पर हम लोगों ने, इसके अलावा डेल्टाई प्रदेश जो रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पर हम लोगों ने चर्चा की थी। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देख लें, क्योंकि उस क्लास के देखने के बाद ही आज की क्लास आप लोगों को समझ में आएगी। उत्तर भारत के मैदान की आज की दूसरी क्लास है। इस क्लास में हम लोग मुख्यतः उत्तर भारत के प्रादेशिक विभाजन का अध्ययन करेंगे, जिसे उत्तर भारत के मैदान का उप विभाजन भी कहा जाता है। उत्तर भारत के मैदान का उप विभाजन भी कहा जाता है। ठीक है, क्षेत्रों के आधार पर इसको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। उत्तर भारत के मैदान को प्रादेशिक आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। यहां पर आप देख सकते हैं उत्तर भारत के मैदान का प्रादेशिक विभाजन में पंजाब हरियाणा का मैदान, यहाँ पे पंजाब है, सतलज का जो प्रवाह है, सतलज नदी ये सबसे नीचे जो ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है सतलज नदी है। सतलज नदी का जो प्रवाह है ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब में होता है। पंजाब के निचला हिस्सा में पंजाब का मैदान होता है, पंजाब का मैदान पाया जाता है। तो यहाँ पे पंजाब और यह हरियाणा, ये दोनों मुख्यतः मैदानी भाग है और उत्तर भारत के मैदान के अंतर्गत आते हैं। तो पंजाब हरियाणा का मैदान, इस पर हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो पहला भाग होता है पंजाब हरियाणा का मैदान। इसके अलावा ये अरावली है, अरावली से लेकर के, और ये पाकिस्तान की सीमा है, ये पाकिस्तान की सीमा है, भारत पाकिस्तान की सीमा। तो ये जो बीच का क्षेत्र है ये राजस्थान में है। तो राजस्थान का मैदान दूसरा होता है उत्तर भारत के मैदान में, राजस्थान का मैदान। इसके अलावा गंगा का मैदान, अर्थात गंगा का जो ये प्रवाह क्षेत्र आप देख रहे हैं, जिसमें गंगा और बीच में गंगा यमुना का जो दुआब बन रहा है, ये गंगा नदी है और ये यमुना नदी है। तो गंगा और यमुना के बीच में गंगा और यमुना का दुआब बनता है। इसके अलावा गंगा का जो पूरा प्रवाह क्षेत्र है, जिसमें तमाम इसकी सहायक नदियां जो ऊपर से मिल रही हैं, तो ये पूरा गंगा नदी का क्षेत्र कहलाता है, गंगा नदी का मैदान कहलाता है। गंगा का जो मैदान है इसे 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहला ऊपरी गंगा का मैदान, बीच में मध्य गंगा का मैदान और सबसे नीचे निचली गंगा का मैदान। तो 3 वर्ग में इसको पढ़ा जाता है। तो उसके बाद चौथा जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है असम का मुख्यतः क्षेत्र है, ये इसे असम घाटी भी कहा जाता है, जिसमें मुख्यतः असम ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह होता है। तो असम का मैदान या फिर ब्रह्मपुत्र का मैदान इसको कहा जाता है, इसका अध्ययन करेंगे। अर्थात उत्तर भारत का जो विभाजन किया गया प्रादेशिक आधार पर, इसे 4 वर्गों में बांटा गया है, पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं हम लोग। सबसे पहले पंजाब हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा के मैदान को सतलज यमुना विभाजक मैदान, सतलज यमुना विभाजक मैदान, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं सतलज यमुना विभाजक मैदान, सतलज यमुना विभाजक मैदान भी कहा जाता है। हेडिंग डाल दीजिए पंजाब हरियाणा का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान। पंजाब कहाँ है? देखिए ये पंजाब है और ये हरियाणा। तो ये जो क्षेत्र बन रहा है कहाँ तक? सतलज नदी से यमुना नदी के मुहाने तक, यहाँ तक, सतलज नदी से लेके यमुना नदी के मुहाने तक ये जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं पंजाब हरियाणा का मैदान। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम है, लिख लीजिएगा, हेडिंग डाल दीजिए पंजाब हरियाणा का मैदान। तो पहला पॉइंट बनेगा कि इसे सतलज यमुना विभाजक मैदान भी कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल लिख लीजिए, क्षेत्रफल सीधे लिख लीजिए 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर, 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसकी औसतन ऊंचाई समुद्र तल से, इसकी औसतन ऊंचाई, क्षेत्र की समुद्र तल से औसतन ऊंचाई 250 मीटर, इसकी औसतन ऊंचाई 250 मीटर है। ठीक है ना। इसकी पूर्व में जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये वाला जो क्षेत्र है इधर अधिक चौड़ा है और राजस्थान के साइड में, पंजाब के साइड में ये थोड़ा सा
कम हो जाता है, पतला हो जाता है। ठीक है, तो इसकी सबसे अधिक चौड़ाई, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, इसकी सबसे अधिक चौड़ाई पूर्व में तथा पश्चिम में इसमें इसकी चौड़ाई कम हो जाती है। ठीक है, इसकी पूर्वी सीमा पर इसका विस्तार देखते हैं। इसकी पूर्वी सीमा पर यमुना नदी, इसकी पूर्वी सीमा पर यमुना नदी और पश्चिम में, इसके पश्चिम में सतलज, यमुना से लेके सतलज तक, तथा दक्षिण में अरावली श्रेणी है, दक्षिण में इसके अरावली श्रेणी है। नेक्स्ट पॉइंट, पंजाब हिमालय की प्रमुख नदियां, पंजाब हिमालय की प्रमुख नदियां। पंजाब हिमालय की प्रमुख नदियों में यहां पर आपको कुछ क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा, यहां कुछ नदियां हैं। इसी जगह को हमने, अर्थात इस वाले भारत को हमने यहां पर थोड़ा बड़ा करके बना दिया है ताकि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आए। पंजाब हिमालय की पंजाब हरियाणा मैदान की जो प्रमुख नदियां हैं, इसमें कौन कौन सी नदी आती है? सबसे पहले रावी, इसमें आती है रावी, ये नदी जो आपको दिखाई दे रही है रावी। ये सभी यानी कि सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और ये सतलज, ये सिंधु नदी तंत्र की नदियां हैं। इसे हम लोग सिंधु नदी तंत्र में और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं पंजाब हरियाणा के मैदान की। पंजाब हरियाणा के मैदान के अंतर्गत आने वाली जो नदियां हैं, इनमें से अर्थात सिंधु नदी तंत्र की जो नीचे की 3 नदियां हैं, नीचे की 3 नदियां कौन कौन सी? रावी, ये नदी है रावी। रावी और ब्यास का जो उद्गम हुआ है ना, रावी और ब्यास का, ये रोहतांग दर्रे से होता है। रोहतांग दर्रे के दोनों तरफ से रावी और ब्यास का उद्गम होता है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, पंजाब में प्रवाहित होती है और पंजाब के बाद ये चली जाती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के झंगकी जिले में जाकर के ये चेनाब और झेलम के संयुक्त धारा में मिल जाती है, झंगकी जिले में, नदी में इसको करा जाएगा। ठीक है ना, तो ये नदी है रावी। रावी के नीचे यही रोहतांग दर्रे से ही एक और नदी निकलती है जिसका नाम है ब्यास। इस नदी का नाम है ब्यास, ये बीच वाली जो नदी है इसका नाम है ब्यास। तो ब्यास नदी पंजाब के कपूरथला में सतलज से मिल जाती है, पंजाब के कपूरथला में सतलज से मिल जाती है। यहीं पर एक बांध भी बनाया गया है जिसका नाम है हरिके बैराज बांध, और यहीं से एक नहर भी निकाली गई है जो कि भारत में राजस्थान में चली जाती है, इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है ना, तो ये नदी है ब्यास। और यहाँ मानसरोवर के राकस्थल से जो नदी निकलती है इसका नाम है सतलज। ठीक है ना, सतलज मिठानकोट में जाकर के सिंधु से मिलती है, सतलज मिठानकोट में जाकर के सिंधु से मिल जाती है और उसके बाद ये सारी नदियां सम्मिलित रूप से अरब सागर में अपना मुहाना बनाती हैं। तो इस क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस टॉपिक से जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं वो ये है कि रावी और ब्यास का ये जो मैदान आपको दिखाई दे रहा है, रावी और ब्यास का जो ये मैदान है, इसको अबरबारी का मैदान कहते हैं या अबरबारी दोआब कहते हैं। अबरबारी दोआब आप इस मैप में देख रहे होंगे, ये जो रेड कलर में ऊपर वाली नदी क्या है? रावी, बीच में ब्यास है और उसके नीचे सतलज है। तो रावी और ब्यास पूछा जाता है, सवाल लिख लेंगे कि प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? रावी, ब्यास और सतलज। पंजाब हरियाणा मैदान की प्रमुख नदियां रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रावी और ब्यास यहां पर देखेंगे, रावी और ब्यास के बीच के मैदान को अबरबारी का मैदान कहते हैं। रावी और ब्यास के बीच के मैदान के जो बीच में दोआब बनता है, जो मैदान बनता है, उसे क्या बोलते हैं? अबरबारी दोआब कहा जाता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, परीक्षा में से कई बार आप लोगों से पूछा गया है, तो ठीक से याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बनता है इसमें ब्यास और सतलज के बीच में बिस्त का दोआब बनता है, लिख लेंगे ब्यास और सतलज के बीच के मैदान को बिस्त का दोआब कहते हैं, बिस्त का दोआब कहते हैं। यहां पर लिखा भी है सतलज, ब्यास और सतलज के बीच के दोआब को बिस्त का दोआब कहते हैं, बिस्त का दोआब। ये क्षेत्र है आपका बिस्त का दोआब। ठीक है, यह क्षेत्र जो है प्रमुखतः गेहूं उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। गेहूं उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख जगह भारत में ये पंजाब हरियाणा का मैदान बनता है। ठीक है, सतलज नदी के दक्षिण के जो मैदान है उसे घग्गर का मैदान कहा जाता है। घग्गर मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, घ आधा ग र, घग्गर का मैदान। घग्गर मुख्यतः सरस्वती नदी का प्राचीन नाम है।
तो ये जो मैदान है मुख्यतः सरस्वती नदी प्राचीन काल में रहा करता था, हुआ करती थी, जो हरियाणा में प्रवाहित होती थी, अब वो भूमिगत हो गई है अर्थात विलुप्त हो गई है, तो उसको हम घग्गर नदी कहते हैं। तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, सतलज नदी का जो दक्षिणी हिस्सा है, लिख लेंगे, सतलज नदी के दक्षिणी भाग को घग्गर का मैदान कहा जाता है। सतलज नदी के दक्षिणी भाग को घग्गर का मैदान कहा जाता है। ठीक है, यह रहा है आपका पंजाब हरियाणा का मैदान। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये पंजाब हरियाणा मैदान के इधर ये अरावली है, ठीक है ना, अर्थात पंजाब हरियाणा मैदान के दक्षिण में ये अरावली है, नीले कलर लाल रंग में, और अरावली से लेकर के और यहां तक अर्थात भारत पाकिस्तान की सीमा तक ये जो मैदान बन रहा है, अर्थात ये जो पूरा मैदान बन रहा है ये वाला, ठीक है ना, ये पूरा क्षेत्र, इसे हम कहते हैं राजस्थान का मैदान। इसे कहा जाता है राजस्थान का मैदान। राजस्थान के मैदान में मुख्यतः ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती हैं। राजस्थान के मैदान में मुख्यतः ग्रेनाइट की चट्टानें, लिख लीजिएगा, राजस्थान का मैदान, हेडिंग डाल दीजिए, राजस्थान का मैदान। राजस्थान के मैदान का विस्तार भारत में अरावली के पश्चिम में, इसी तरीके से लिखिएगा, राजस्थान के मैदान का विस्तार अरावली के पश्चिम में भारत पाकिस्तान सीमा तक होता है। इसका क्षेत्रफल भी उतना ही है, 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर, 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर इसका भी क्षेत्रफल बनता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें क्या बनता है, राजस्थान के मैदान की प्रमुख नदी, राजस्थान के मैदान में जो प्रमुख नदी प्रवाहित होती है वह है अरावली से निकलने वाली लूनी नदी। ये नदी आपको दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं लूनी नदी। लूनी नदी अरावली से निकलती है, राजस्थान के मैदान में प्रवाहित होते हुए और कच्छ के रण में यह समाप्त हो जाती है। इसको समुद्र का जो तट है वो प्राप्त नहीं हो पाता है, इसे किनारा नहीं मिलता है, अर्थात ये रण में आकर के ही, जो कच्छ का रण है उसी में, यहाँ इस जगह पर आकर के ये समाप्त हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बनेगा कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र और बांगड़ क्षेत्र, मरुस्थली और बांगड़, बांगड़ बोल रहे हैं हम, बांगड़, बांगड़ नहीं बांगड़, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र और बांगड़ क्षेत्र जो है ये राजस्थान के मैदान में पाया जाता है, राजस्थान के मैदान में ही पाया जाता है। यह रहा है आपका राजस्थान का मैदान। ठीक है। इसके बाद तीसरा है गंगा का मैदान, तीसरा है आपका गंगा का मैदान। गंगा के मैदान की जो शुरुआत है वो कहां से होती है, यमुना के पूर्वी तट से, यमुना के पूर्वी तट से। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रमुख नदी है यह है यमुना और यह है गंगा, तो यमुना और गंगा के बीच में, बीच का जो भाग है इसे गंगा का दोआब कहते हैं, इसे गंगा का दोआब क्षेत्र कहा जाता है। तो यमुना के पूर्वी हिस्से से, जैसे कि ये यमुना है और ये गंगा है, ठीक है ना, ये आपकी गंगा है, तो इसके पूर्वी क्षेत्र से, यानी कि ये यमुना और ये हो गई गंगा, ठीक है ना। तो इसका जो पूर्वी हिस्सा है, तो यहां से प्रारंभ होता है गंगा का मैदान। गंगा का मैदान यहां से लेकर के और पश्चिम बंगाल तक, पश्चिम बंगाल तक गंगा का मैदान यमुना के पूर्वी तट से, यमुना के पूर्वी तट से लेकर के और पश्चिम बंगाल तक इसका विस्तार होता है, इसे हम कहते हैं गंगा का मैदान। ठीक है ना। इसके पहले वाली क्लास में मैंने बताया था इसका निर्माण किस तरीके से हुआ है, ऊपर से, यानी कि गंगा के द्वारा, जो हिमालय से नदियां इसमें तमाम आकर के मिल रही है उनके द्वारा और खुद गंगा के द्वारा जो काप निक्षेप लाए गए थे, नदियां अपने साथ में मलबा लेकर आती हैं, अवसाद लेकर आती हैं, तो उन्हीं अवसादों को काप निक्षेप कहा जाता है और उसी से इस मैदान का निर्माण हुआ था। वैसे संपूर्ण उत्तर भारत के मैदान का निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए काप निक्षेप के द्वारा ही होता है, तो इसका निर्माण भी उसी तरीके से हुआ है। ठीक है ना। नदियों के विस्तार यानी प्रवाह के आधार पर इसे 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। जो ऊपर की, ऊपरी जो गंगा है, ऊपरी गंगा से क्या तात्पर्य है, जो उत्तराखंड से निकल करके जो ये मैदानी भाग में, हरिद्वार से ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो यमुना से लेकर के, जैसे कि यमुना है यहां से लेकर के और 100 मीटर से लेकर के 300 मीटर जो समुच्च रेखा है। अब समुच्च रेखा के क्या मतलब होता है इसको समझ लीजिए, इसको आप चलिए यही समझते हैं। ये नदी की घाटी है, ये नदी की घाटी है। नदी कहां प्रवाहित हो रही है, यहां पर प्रवाहित हो रही है। नदी अपने तल को
नदी अपने तल को तब तक काटती है जब तक समुद्र तल को वो प्राप्त ना कर ले। किसी भी ऊंचाई को कहां से नापा जाता है? समुद्र तल से नापा जाता है। किसी भी ऊंचाई को समुद्र तल से, किसी भी ऊंचाई को समुद्र तल से ही नापा जाता है। समुद्र तल सतह के, समुद्र के ऊपरी सतह को कहा जाता है, वहीं से किसी भी ऊंचाई को नापा जाता है। तो जैसे जैसे हम नदी के तल से ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम नदी से ऊपर की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। जैसे कि ये गंगा, ये नदी जो है ये गंगा है और गंगा अपनी घाटी में बह रही है और गंगा के दोनों तरफ, जैसे नदी का बीच में खड़े हैं तो दोनों तरफ ऊंचाई ऐसे बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे अर्थात नदी से ऊपर की तरफ, वैसे वैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी। तो एक क्षेत्र बनेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई भी मानक हो सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका 100 मीटर की ऊंचाई बन रही है, समुद्र तल से ऊंचाई 100 मीटर, ठीक है ना। और यहाँ पे मान लीजिए बन रहा है 100 मीटर और ऊपर आगे 300 मीटर, ठीक है ना। तो जैसे ये गंगा है तो गंगा के दोनों तरफ हम बढ़ेंगे तो ऊंचाई बढ़ेगी, ठीक है ना। तो एक क्षेत्र बन जाता मान लीजिए यहाँ से 300 मीटर ऊपर तक और 300 मीटर इधर नीचे तक, ठीक है। तो ये यमुना से लेकर के ये 300 मीटर जो गंगा की समुद्र रेखा तक, गंगा सबसे नीचे यहाँ पर है और उसके बाद जैसे जैसे हम गंगा से आगे की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी। तो कहां तक? 300 मीटर। तो 300 मीटर अर्थात दो समान ऊंचाई, जैसे यहां की ऊंचाई, ऐसे समझिए इस चीज को। जैसे मान लीजिए ये भारत है, संपूर्ण भारत, ठीक है, ये संपूर्ण भारत, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए यहां की ऊंचाई 300 मीटर है और यहां पर कोई क्षेत्र है उसकी ऊंचाई भी 300 मीटर है, यहां पर कोई क्षेत्र है उसकी ऊंचाई भी 300 मीटर है, समुद्र तल की ऊंचाई 300 मीटर है। क्योंकि भारत की जो भूमि है वो उबड़ खाबड़ है तो कहीं पर उसकी ऊंचाई ज्यादा हो जाती है, कहीं पर उसकी ऊंचाई कम हो जाती है। तो समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली, समान ऊंचाई को मिलाने वाली, समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? समोच्च रेखा कहते हैं। इसे कहीं नोट कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट टाइप है, पूछा जाता है समोच्च रेखा किसको कहते हैं। तो समान ऊंचाई लिख लेंगे, समान ऊंचाई, समान ऊंचाई को मिलाने वाली, समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा को, रेखा को क्या कहते हैं? समोच्च, समोच्च रेखा कहा जाता है या कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो 300 मीटर की जो लाइन बनेगी अर्थात 300 मीटर गंगा नदी के किनारे किनारे ऊंचाई, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे ऊंचाई बढ़ेगी तो 300 मीटर की जो ऊंचाई है वहां तक का जो क्षेत्र बनता है इसे हम बोलते हैं ऊपरी गंगा, इसको कहा जाता है ऊपरी गंगा, ठीक है। इसकी औसतन ऊंचाई 100 से 300 मीटर तक होती है। तो यमुना से लेकर के और गंगा के 100 से 300 मीटर की जो समोच्च रेखा बनता है वहां तक क्या कहलाता है? ऊपरी गंगा कहलाता है, ऊपरी गंगा का मैदान कहलाता है, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये आपका उत्तर प्रदेश है। यहां से अगर हम एक लाइन बना दें, ये आपका है उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड हो गया, यहां पर मान लीजिए उत्तर प्रदेश है और ये बिहार की सीमा, ठीक है ना, यहां पर बिहार है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार, यहां से पश्चिम बंगाल की सीमा लग जाती है, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश और बिहार, ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में जो गंगा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, इसको कहते हैं मध्य गंगा का मैदान। लिख लेंगे, गंगा के मैदान को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा के मैदान में लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए ऊपरी गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान यमुना के पूर्वी तट से लेकर के और गंगा के 100 से 300 मीटर समोच्च रेखा तक का क्षेत्र है, ठीक है। बस इतना पर्याप्त है, बाकी ऊपरी गंगा में इसको मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है। बात का मतलब है कि जब हम लोग नहर और नदी घाटी परियोजनाएं पढ़ेंगे उसमें इसके बारे में हम लोग बेहतर तरीके से बात करेंगे, जिसमें गंगा नहर पर बात होगी, ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, इन तमाम चीज़ों पर बात होगी। इसके बारे में भी यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा वहाँ पर भी की जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इतना पर्याप्त है। इसके बाद मध्य गंगा का मैदान लिखेंगे, मध्य गंगा का मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में हुआ है। उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में जो गंगा का क्षेत्र है उसे मध्य गंगा का मैदान कहा जाता है। मुख्यतः ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, मुख्यतः यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। लिख लेंगे इसी तरीके से, मुख्यतः यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, इन क्षेत्रों में बाढ़ बहुत ज्यादा आती है। गंगा में प्रमुख एक नदी है जो बिहार में आकर इसे मिलती है, कोसी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो उस नदी के आसपास का क्षेत्र जो है
बहुत ज़्यादा जल वहाँ पर रहता है, इसकी वजह से उस क्षेत्र में अक्सर बिहार में बाढ़ आती रहती है। ठीक है, तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, बाढ़ की यहाँ पर अधिकता रहती है। तीसरा है निचली गंगा का मैदान, जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल में जो गंगा यहाँ से आ रही है और फिर आगे बांग्लादेश में चली जाती है, तो पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है ये काफ़ी ढलान पर है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहीं से समुद्र शुरू हो जा रहा है, समुद्र का प्रवाह यहाँ पर है और ये सबसे नीचे, अर्थात यहीं से आकर के गंगा समुद्र में मिल रही है, तो ये सबसे निचला क्षेत्र है। ठीक है ना, तो मुख्यतः ये पुरुलिया जिला यहाँ पे है। ठीक है ना, और ऊपर लिखेंगे निचली गंगा का विस्तार पश्चिम बंगाल में, मुख्यतः पश्चिम बंगाल में पुरुलिया जिले से, दक्षिण में पुरुलिया जिले से और उत्तर में उत्तरी पहाड़ियों तक हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें ज्वारीय जल, ज्वार किसे कहा जाता है? ये ज्वार है। ठीक है ना, ये समुद्र है, समुद्र में ज्वार भाटा आता रहता है। ठीक है, तो ज्वार का जो जल है वो इस क्षेत्र में, निचली गंगा के क्षेत्र में अंदर तक प्रवेश कर जाता है, जिसकी वजह से ये क्षेत्र जो है दलदली हो जाता है। ठीक है ना, मैंग्रोव प्रकार के वनों का विकास इसी क्षेत्र में होता है। मैंग्रोव प्रकार के वनों का विकास निचली गंगा के इस डेल्टाई क्षेत्र में होता है। ठीक है ना, इसी तरीके से इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं चौथा प्रकार जो है यह ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र के मैदान का जो विकास हुआ है या ये जो मैदान बना है ये मुख्यतः ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा लाए गए अवसादों से, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित होता है या उसके काप निक्षेपों से निर्मित होता है। कौन सा मैदान? ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र लिखेंगे, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान उत्तर में हिमालय, इस तरीके से लिख लेंगे, ब्रह्मपुत्र का मैदान उत्तर में हिमालय तथा पूर्व में पटगोईगुम और नागा पहाड़ी, पटगोईगुम और नागा पहाड़ी से। उत्तर में हिमालय में अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पर कुछ चोटियाँ हैं। मैंने पूर्वोत्तर भारत की जब चोटियाँ कराई थी उसमें बताया था, जैसे कि यहाँ पे डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी अरुणाचल प्रदेश की चोटियाँ हैं। तो इनसे उत्तर में ये डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। इसी तरीके से लिखेंगे असम अथवा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान उत्तर में डफला, मिरी, अबोर, मिसमी तथा पूर्व में पटगोईगुम अरुणाचल प्रदेश और नागा पहाड़ी, नागालैंड तथा दक्षिण में शिलांग के पठार की गारो खासी जयंतिया से घिरा हुआ है। अर्थात ये हर तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ है। उत्तर में हिमालय की प्रमुख श्रेणियां डफला, मिरी, अबोर और मिसमी से, पूर्व में पटगोईगुम और नागा पहाड़ी से और पश्चिम में गारो खासी जयंतिया से। बीच का जो मैदान है ये ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाता है और इसी में मुख्यतः ये असम का क्षेत्र लगता है और इसी में मुख्यतः ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, इस क्षेत्र में ढलान कम हो जाता है, यानी कि समतल मैदान। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में साहिया से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यहाँ पर साहिया है, साहिया जगह का नाम है, साहिया से प्रवेश करती है और यहाँ पे जगह है धुवरी से ये बाहर निकल जाती है। 720 किलोमीटर ये प्रवाहित होती है भारत में, असम घाटी में 720 किलोमीटर प्रवाहित होती है और इसी से निर्मित होता है असम घाटी का मैदान। ठीक है, ढलान कम होने की वजह से, ढलान यहाँ पर कम होने की वजह से असम ब्रह्मपुत्र के मैदान में नदियां विसर्पण करने लगती हैं। मुख्यतः ब्रह्मपुत्र नदी क्या करने लगती है? विसर्पण। विसर्पण का मतलब होता है लहराना। इस तरीके से नदियां जो है यहाँ पे विसर्पण करने लगती है। इस तरीके से चलने को पर्वतीय क्षेत्रों में नदियां विसर्पण नहीं करती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में चूंकि ढलान बहुत ज्यादा होते हैं तो नदियां बिल्कुल सीधी चलती हैं, लेकिन इस वाले क्षेत्र में नदियां विसर्पण करने लगती हैं और विसर्पण कब करती हैं? जब मैदानी क्षेत्र में पहुंचती हैं। नदियां मैदानी क्षेत्रों में विसर्पण करती हैं, तो जब ये असम घाटी में आती है यानी कि इस मैदान में आती है तो यहाँ पर नदियां विसर्पण करने लगती हैं। ठीक है ना, ढाल कम होने की वजह से यहाँ पर नदियां अपना रास्ता बदल भी देती हैं। ठीक है ना, तो अगर कोई नदी यहाँ पर प्रवाहित हो रही है और यहाँ से ये नदी अब आगे इसने अपना रास्ता बदल दिया, इस नदी ने अपना रास्ता ऐसे करके बदल दिया। ठीक है, तो अब ये नदी यहाँ पर प्रवाहित हो रही है और ये रास्ता जो होगा इसका ये ब्लॉक हो जाएगा जहाँ से वो पहले प्रवाहित हो रही थी। ठीक है ना, ये क्षेत्र
तो इससे एक प्रकार के आकार का निर्माण हो रहा है, देख रहे हैं। तो नदी का जो पुराना प्रवाह मार्ग है, नदी का जो पुराना प्रवाह मार्ग है, अर्थात नदियों के जल से भरे हुए पुराने मार्ग को, अर्थात इसको क्या कहते हैं, खोल कहते हैं, इसको खोल कहते हैं। ठीक है, ये पर्वतीय क्षेत्र है, ऊपर का ये पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर ढलान बहुत ज्यादा है, तो बड़े बड़े चट्टाने पत्थर ब्रह्मपुत्र नदी काट करके लेके आती है और असम के मैदान में बिछा देती है, जिससे नदी अपना ही मार्ग अवरुद्ध कर देती है, अपना ही मार्ग ये बंद कर देती है, कुछ इस तरीके से। ठीक है ना। तो नदी के बीच में द्वीपों का निर्माण हो जाता है, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मजुली द्वीप, मोजुली द्वीप जो है ये भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। किस प्रकार का द्वीप है, नदी द्वीप है। कहां पर है ये, असम में। किस नदी के द्वारा बनाया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा इसका निर्माण होता है। ठीक है, उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा। यहां से ये सवाल, अर्थात मजुली द्वीप नदी, एक नदी द्वीप है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजुली द्वीप असम राज्य में है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, जिस तरीके से हमने कराया है इसी तरीके से आप लोग इसे नोट कर लेंगे। उत्तर भारत के मैदान की जो दूसरी क्लास थी यहीं पे समाप्त होती है। उत्तर भारत के मैदान के बाद हम लोग कल की क्लास में, ठीक है ना, भारत के मैदान की तीसरी क्लास होगी। भारत के मैदान की तीसरी क्लास में हम लोग ये जो भारत का तटीय मैदान है इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।